निकल रहे हैं पोखरा से जोमसम के लिए। और जोमसम वो जगह है जहाँ पर है मुक्तिनाथ टेम्पल और बर्फीली वादियों के बीच में है। तो चलते हैं और दिखाते हैं नेपाल की एक और बेहद खूबसूरत प्लेस। ये पूरी ट्रिप जो मैं कर रहा हूँ ट्रिप टू टेम्पल्स के थ्रू कर रहा हूँ। और आप भी अगर ये ट्रिप करना चाहते हैं, पूरा पैकेज लेना चाहते हैं, स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो आप आराम से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं और अपनी इस ट्रिप को कर सकते हैं। पोखरा से आज मैं जाने वाला था नेपाल के सबसे ब्यूटीफुल एरिया मुस्तांग के लिए। वैसे मुस्तांग आप बिना परमिट नहीं जा सकते और ये कैसे और कितने में मिलता है ये हम वीडियो में आगे जानेंगे। मुस्तांग के इन रास्तों पर कई सारी प्लेसेस पड़ती हैं जिनको कवर करते हुए हम आगे जाने वाले थे जोमसम तक। जैसे जैसे इन रास्तों पर बढ़ रहे हैं खूबसूरती बढ़ती चली जा रही है। अभी यहाँ पे आप देखो, ये है एक विलेज और यहाँ पे एक फील्ड बना हुआ है, पीछे बर्फ़ के पहाड़, बादल थोड़े आ चुके हैं और पूरी वैली का व्यू दिख रहा है। ये ख़राब रास्ते भी अच्छे लग रहे हैं, तो बीच बीच में ऐसा ख़राब आ रहा है, पूरा नहीं है पर हाँ बीच बीच में है कुछ जगहों पर लग रहा है कि हाँ भाई कुछ अलग है ब्यूटी। और इसी रास्ते पर सबसे पहले पड़ता है गलेश्वर धाम और यही वो जगह है जहां से अयोध्या के राम मंदिर के लिए शिला गई थी। इसके बाद रास्ते में कुछ वाटरफॉल्स भी देखने को मिलते हैं और यहाँ से जैसे जैसे जोमसम की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे नेपाल की हिडन ब्यूटी दिखना शुरू हो जाती है, जहां छोटी छोटी मार्केट्स भी दिखती हैं और लैंडस्केप्स भी बदलते हुए दिखते रहते हैं। अच्छे खराब रास्तों से होते हुए फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पर जोमसम में। और यहाँ पर ये रहा होटल। मैंने जैसा उम्मीद किया था, मुझे लगा था एकदम गांव सा होगा और मतलब ख़राब रास्ते मतलब यहाँ पे हुआ। बट जो यहाँ पे जो रास्ते तो बीच में ख़राब है, लेकिन जो एरियाज़ बने हैं, जो गांव बने हैं, वो बड़े ही मैनेज तरीके से और बिल्कुल नए नए मकान बने हैं। होटल भी देखते हैं, करेंगे मुक्तिनाथ जी के भी दर्शन और देखते हैं और भी दिन के उजाले में कैसा लगता है, क्योंकि सुबह 6 बजे निकलना होगा सीधे मुक्तिनाथ जी के दर्शन के लिए। जोमसम बेसिकली नेपाल के मुस्तांग का एक छोटा सा विलेज है और यहाँ ज्यादातर होम स्टे ही होते हैं। नेपाल घूमने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से मई जून तक का है, लेकिन जुलाई से सितंबर तक यहाँ मॉनसून रहता है, इसलिए उस वक्त यहाँ काफी फ्लाइट्स कैंसिल भी होती हैं और बारिश की वजह से रास्ते भी खराब मिलते हैं। सुबह के बज रहे हैं केवल अभी 7 और यहाँ पे ठंड बहुत ज़बरदस्त वाली है। ये कार अपनी आ चुकी है और सुबह सुबह ऐसा कुछ दिखता है जोमसम, बिल्कुल खाली खाली सी, पर बिल्कुल एकदम बढ़िया सपाट सी रोड बनी हुई है अच्छी। इसके ठीक सामने ही रनवे भी है, मतलब एयरपोर्ट ठीक सामने यहीं पर है। तो अभी ये 3 महीने के लिए एयरपोर्ट बंद रहता है, लगभग नवंबर या दिसंबर में बंद होता है और जनवरी फरवरी में ओपन होता है। तो उस टाइम जो भी लोग आते हैं वो गाड़ियों के थ्रू ही आते हैं, तो इसीलिए हम भी गाड़ी से आए हैं। और अगर आपका बजट अलाउ करता है और कंफर्ट को प्रेफर करते हैं तो आप फ़्लाइट से आ जाएं जब फ़्लाइट ओपन रहती है। बाकी चलते हैं और करते हैं मुक्तिनाथ जी के दर्शन। मुक्तिनाथ टेम्पल जोमसम से केवल 23 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से आगे बढ़ते ही ऐसे व्यूज देखने को मिले कि लद्दाख की याद आ गई, क्योंकि यहाँ से पहाड़ भी कुछ उसी तरह बिना पेड़ों वाले थे और रेतीले से दिख रहे थे। हालांकि यहाँ हम रिटर्न में रुकने वाले थे क्योंकि सबसे पहले मुक्तिनाथ मंदिर पहुँचना था। कड़ाके की ठंड में मुक्तिनाथ टेम्पल के यहाँ पार्किंग एरिया में पहुँच गया हूँ। अब भगवान इतनी आसानी से मिलते तो है नहीं, थोड़ा सा तो चलना पड़ेगा। यहाँ से बता रहे हैं लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है, चलना पड़ेगा और कोई हार्ड ट्रैक नहीं है। पीछे बर्फ़ के शानदार वाले पहाड़ दिख रहे हैं और इन्हीं के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इंतज़ार है धूप आ जाए तो थोड़ी सी ठंड कम हो जाए। बाय द वे चलते हैं। और आपको बता दूँ विष्णु जी का ये टेम्पल है, तो नर नारायण जी का नाम लेते हुए चलते हैं। मुक्तिनाथ टेम्पल तक की ट्रैक के शुरुआती रास्ते बिल्कुल प्लेन हैं और यहाँ पर भी ढेरों होटल और छोटी छोटी शॉप्स हैं।
और कई सारे ब्यूटीफुल से रेस्टोरेंट्स भी हैं। दुकानों पर यहाँ याक की कटी हुई पूंछ भी मिलती है, जो नेपाल में लोग अपने घरों में लगाना शुभ मानते हैं। लगभग आधा किलोमीटर से ज्यादा चलने के बाद कुछ सीढ़ियां आती हैं, जिसको पार करते ही मुक्तिनाथ टेम्पल के प्रांगण में आपकी एंट्री हो जाती है। लगभग आधा घंटा चलने के बाद आ चुका हूँ मैं उस खूबसूरत प्यारे से मुक्तिनाथ मंदिर में। अभी बाहर के प्रांगण में मैं हूँ, लेकिन अगर आप मंदिर देखोगे क्या खूबसूरत सा लग रहा है। लाल और पीले कपड़े से सजाया गया है और आसपास की ये वैली आप पूरी देखो। अभी यहाँ पर पेड़ वगैरह में फूल पत्ती ये सब नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जब आप आते हो इसके बाद विंटर के बाद वाले मौसम में तो आपको वो सब भी दिखते हैं। दिसंबर में इस तरह से है, अभी जनवरी में यहाँ पे बर्फ वगैरह भी दिखेगी। मुक्तिनाथ मंदिर नेपाल के 2 धामों में से एक है, जिसमें पहला पशुपतिनाथ टेम्पल है। मुक्तिनाथ मंदिर के पीछे 108 धाराएं बहती हैं, जिसमें नहाने की मान्यता है और कुछ भक्त कितनी भी ठंड हो यहाँ पर पहले इन धाराओं में स्नान करते हैं और फिर मंदिर के सामने बने 2 कुंड में भी स्नान करते हैं। मंदिर से 100 मीटर दूर भगवान बुद्ध की एक स्टैचू भी है और साथ में ही व्यू पॉइंट भी डेवलप किया गया है। वहीं रिटर्न के टाइम ढेरों ऐसे व्यू पॉइंट मिलेंगे जहां थोड़ा थोड़ा स्टॉप लेते हुए आप वापस पोखरा जा सकते हैं। मुक्तिनाथ टेम्पल के जो रास्ते हैं इन पर आप रुकने से खुद को रोक नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ के लैंडस्केप्स जो है ना ऑसम है। मतलब अभी नीचे अगर आप देखोगे एक विलेज दिख रहा है, उसके ऊपर लिखा होगा, नाम भी एक लिखा हुआ है। ये है यहाँ का कागबेनी गांव। इससे कुछ किलोमीटर दूर ही चाइना बॉर्डर पड़ता है और वहाँ तक जाने के लिए, उस बॉर्डर तक जाने के लिए लगभग $500 की परमिट लेनी पड़ती है। वो सब चीज़ें हैं। अगर आप अदर कंट्री से आ रहे हो तो हम लोग को भी चाहिए होगी। उधर तो मैं नहीं जा रहा हूँ। इस दूसरे रास्ते पे पड़ता है मुक्तिनाथ टेम्पल और यहीं पर शालिग्राम जी की प्रतिमा भी है, वो भी यहाँ पर बनाया गया है। तो ये सब चीज़ आपको इस रास्ते में देखने को मिलती है। बहुत ही खूबसूरत आपको लगेगा, जैसे एक बार कभी लद्दाख में आ गए, कभी लगेगा कि आप स्पीति में आ गए हो। कुछ ऐसा यहाँ का है। क्राउड बिल्कुल नहीं है और बस देखो नज़ारे बैठ के, और ऐसी धूप रहती है तो और भी ये खूबसूरत लगते हैं। ये जनवरी फरवरी में ये पहाड़ पूरे बर्फ से भी ढक जाते हैं। मुक्तिनाथ तक पहुंचने के लिए आप बस का भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपका 1000 से 1500 रुपए ही ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च होगा। पर रास्ते बहुत खराब हैं और बस से टाइम भी काफी लगता है, इसलिए कार से जाना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। और पूरे नेपाल या मुक्तिनाथ का पैकेज आप ट्रिप टू टेम्पल के थ्रू बुक करके काफी सेविंग कर सकते हैं। वहीं पोखरा से जोमसम तक की फ्लाइट 20 मिनट में ही पहुंचा देती है और कॉस्ट अराउंड 6 to 7,000 पर पर्सन तक की आती है। वहीं पूरी ट्रिप में 1 नाइट और 2 दिन लग सकते हैं। जोमसम में होटल का रूम ऐसा होगा मैंने उम्मीद नहीं की थी। यहाँ पर अगर आप देखोगे वैसे तो 4 बेड हो गया है, क्योंकि डबल बेड के या 2 बेड रखे हुए हैं और ठंड चूँकि यहाँ पर होती है काफ़ी, तो हीटर भी प्रोवाइड किया गया है। तो वॉशरूम वगैरह भी आपको वेस्टर्न यहाँ पे मिल जाता है। मतलब सच में मेरी इमेजिनेशन बिल्कुल यही थी कि यार गाँव होगा, होम स्टे टाइप का कुछ होगा, लेकिन सारी चीज़ें काफ़ी सही हैं। मुक्तिनाथ या मुस्तांग के लिए आपको एंट्री परमिट लेनी होती है, जो आपको इस वेबसाइट के थ्रू 1000 नेपाली रुपए में मिल जाती है। हालांकि ट्रिप टू टेम्पल्स के थ्रू आप इस पूरी ट्रिप का पैकेज लेते हैं तो कार, होटल, फूड के साथ परमिट भी आपको अरेंज कर दी जाती है। नेपाल में आपको यूनिवर्सल एडाप्टर की नीड नहीं होती, क्योंकि यहाँ इंडिया जैसे ही सॉकेट होते हैं। नेपाल के लोग काफी फ्रेंडली हैं और प्लेस भी सेफ है, लेकिन एडल्ट नाइट लाइफ के स्कैम्स से बचने के लिए सावधान रहने की भी जरूरत है। काठमांडू से पोखरा की तरफ आप जब जाते हैं तो लगभग बीचों बीच रास्ते में पड़ता है यहाँ पर मनोकामना टेम्पल, और यहाँ की बहुत मान्यता है। जैसा कि नाम है कि आपके यहाँ पर दर्शन करने से आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। और हम जा रहे हैं यहाँ पर रोपवे से।
रोपवे के क्या चार्ज लगते हैं और कितनी देर में पहुंचते हैं, कितना ऊपर है और कैसा दिखता है मंदिर, सब देखेंगे। मनोकामना टेम्पल की रोपवे से रिटर्न जर्नी के लिए आपको लगभग 670 नेपाली रुपए देने होते हैं और चूंकि मंदिर काफी ऊंचाई पर है तो पहुंचने में 15 से 20 मिनट तक लग जाते हैं, जहां ऊपर आकर लगता ही नहीं कि आप इतनी ऊंचाई पर आ गए हो, क्योंकि यहाँ पर होटल, शॉप्स और लोगों की भीड़ किसी प्लेन एरिया जितनी ही थी। मनोकामना मंदिर माता भगवती का मंदिर है, जहां नवरात्रि और दशहरा के वक्त काफी भीड़ होती है और कुछ लोगों द्वारा बलि भी दी जाती है। मंदिर के अंदर कैमरा या मोबाइल ऑपरेट करना अलाउ नहीं है, लेकिन ले जरूर जा सकते हैं। मनोकामना देवी मंदिर में अपने दर्शन हो गए हैं और यहाँ पे लगभग मैं 4 बजे आया था और लगभग 4:45 के आसपास में दर्शन अपने हो गए। मतलब मंदिर में तो 20 मिनट के आसपास केवल लगे और दर्शन हुए। और मैं मतलब रिकमेंड करूँगा यहाँ पे जो कुछ मुख्य मंदिर हैं पूरे नेपाल में, जैसे कि पशुपतिनाथ मंदिर, मुक्तिनाथ मंदिर, वहाँ पे तो आप करें ही। और ये भी काफ़ी मुख्य मंदिर है, इसलिए इतनी भीड़ भाड़ लोग यहाँ पर आते हैं अपनी मनोकामनाओं के लिए पूरी हो जाए, तो यहाँ पर भी आप ज़रूर आएँ दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर मंदिर के अंदर मैं जब गया तो छोटी सी एक पत्थर की मूर्ति थी और त्रिशूल ऊपर लगे हुए थे। मतलब मंदिर के अंदर भी लकड़ी की काट का मंदिर बना हुआ है छोटा सा, तो वहीं पे लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, नारियल फोड़ते हैं और फ्लावर वगैरह प्रसाद में मिलते हैं। तो ऐसा कुछ जगह है, बहुत खूबसूरत सा मंदिर है, पुराना पूरा एकदम स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो सब चीज़ यहाँ पर आपको दिखेगा। तो नेपाल आएँ तो मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ और साथ में मनोकामना मंदिर में ज़रूर आएँ। और यहाँ पर बाकी जगहों पे तो आप दर्शन करोगे और जो भी होगी वो बोलोगे ही आप, पर यहाँ पे आके आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। जय माता दी। नेपाल घूमने के लिए अपने पास कम से कम 8 दिन जरूर रखें, लेकिन मैं आपको 4 दिन की भी आइटनरी बताऊंगा। पहले जानते हैं 8 डेज आइटनरी। डे 1 में दोपहर तक आप काठमांडू पहुंचते हैं तो इवनिंग में बूढ़ा नीलखंड कवर कर सकते हैं और थामेल की मार्केट जा सकते हैं। डे 2 में सुबह सुबह पशुपतिनाथ मंदिर जाएं और इसके बाद काठमांडू का साइट सीन करेंगे, जैसे बुद्धा स्तूप, स्वयंभूनाथ, दरबार स्क्वायर और इवनिंग में पशुपतिनाथ मंदिर के पीछे बागमती में होने वाली आरती देख सकते हैं। तीसरे दिन आप काठमांडू से पोखरा जाएंगे और रास्ते में पड़ने वाले मनोकामना टेम्पल को भी कवर करेंगे और इवनिंग में पहुंचकर आप पोखरा की मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं। डे 4 में आप पोखरा की लोकल प्लेसेस जैसे पुम्दिकोट शिव मंदिर, वर्ल्ड पीस पगोड़ा, गुप्तेश्वर महादेव, डेविस वाटरफॉल और विंध्यवासिनी मंदिर कवर करेंगे। वहीं इवनिंग में फेवा लेक में बोटिंग करेंगे। डे 5 में आप मुस्तांग के लिए निकलेंगे और ऑन द वे प्लेसेस कवर करते हुए जोमसम में स्टे करेंगे। डे 6 में आप मुक्तिनाथ टेम्पल में दर्शन करेंगे और वापस पोखरा जाएंगे और थोड़ा रिलैक्स करेंगे। डे 7 में मॉर्निंग में पोखरा में कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं और 11 से 12 बजे तक घांडरुक विलेज के लिए निकल सकते हैं, जहां आप विलेज एक्सपीरियंस लेकर डे 8 में वापस पोखरा आकर अपनी ट्रिप एंड करेंगे। अगर आपके पास केवल 5 दिन ही है तो आप 2 दिन काठमांडू और 2 दिन पोखरा की यही सेम डे 4 तक की आइटनरी फॉलो करके भी 5th डे वापस घर को जा सकते हैं, जिसमें आपकी बेसिक प्लेसेस कवर हो जाएगी। एक दिन और है तो काठमांडू से माउंटेन फ्लाइट भी कर सकते हैं और काठमांडू की डिटेल वीडियो और माउंटेन फ्लाइट के एक्सपीरियंस देखने के लिए आप नेपाल की फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। वैसे नेपाल में इसके अलावा लोग जनकपुर और लुम्बिनी का भी प्लान करते हैं और इसके अलावा यहाँ ढेरों ट्रैक्स के भी ऑप्शन हैं। लेकिन शॉर्ट में ही इस ट्रिप को कंप्लीट करना चाहते हैं तो मनोकामना टेम्पल स्किप करके फ्लाइट से पोखरा पहुंचे और जोमसम भी फ्लाइट से जाएं, जिससे 2 से 3 दिन तो बच जाएंगे, लेकिन बजट भी थोड़ा बढ़ जाएगा। नेपाल का मैं आपको चीप और नॉर्मल दोनों बजट बताऊंगा। पहले जानते हैं नॉर्मल बजट। फ्लाइट दिल्ली से 12,000 रुपए में नॉर्मल डेज में आने जाने की मिल जाती है। वीजा फ्री है, होटल
2 नाइट काठमांडू में 2,000 रुपए पर नाइट 2 एडल्ट्स के लिए देने पड़ेंगे, 4 नाइट्स पोखरा में 2,500 पर नाइट्स के हिसाब से और एक नाइट जोमसम और गांडरुक में 2,000 के, यानी टोटल 18,000 रुपीज और एक पर्सन पर आएगा 9,000 रुपीज। मील्स पर 8,000, ट्रांसपोर्टेशन पर बस और शेयरिंग ऑप्शन का यूज करते हैं तो 7,000 रुपीज और एंट्री परमिट पर 2,000 और अदर खर्चे 2,000, मतलब लगभग 40,000 में आप नेपाल की ट्रिप कर सकते हैं। लेकिन नेपाल में जनरली पैकेज ही चलता है क्योंकि यहाँ कस्टमाइज बुकिंग में होटल अलग अलग बुक करना पड़ता है, परमिट बनानी पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन भी बुक करना पड़ता है, इसलिए पैकेज बेस्ट है जो 15,000 रुपीज से 50,000 रुपीज में अलग अलग आइटनरी के अकॉर्डिंग और फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग होता है। फैमिली या पेरेंट्स के साथ कंफर्ट के साथ ट्रिप करना चाहते हैं तो पैकेज कर लें जो आप ट्रिप टू टेम्पल्स के थ्रू बुक कर सकते हैं। अगर आपका बिल्कुल चीप बजट है तो आप बाई बस दिल्ली से काठमांडू पहुंचें और 5 डेज वाली आइटनरी फॉलो करें, होम स्टे या हॉस्टल में स्टे करें तो इस तरह से आप 16,000 में ही ट्रिप कर सकते हैं। लेकिन इस बजट में फैमिली के साथ घूमना अनकंफर्टेबल होगा, इसलिए ये बजट सोलो ट्रैवलर्स के लिए ही प्रेफरेबल रहेगा। नेपाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बसेस ही सबसे पॉपुलर हैं, पर यहाँ पर कई जगहों पर रास्ते काफी खराब हैं, इसलिए डोमेस्टिक जर्नी के लिए फ्लाइट्स भी चेक कर लें क्योंकि कई बार ये भी काफी सस्ते में मिल जाती है जिससे काफी समय बचता है। नेपाल का टाइम इंडिया से 15 मिनट आगे चलता है और यहाँ पर अपने दिन की शुरुआत 7 से 8 बजे तक कर देनी चाहिए। वही काठमांडू में काफी ट्रैफिक होता है तो एयरपोर्ट या किसी प्लेस के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर ही चलें। कुल मिलाकर नेपाल ना बहुत कॉस्टली है और ना बहुत सस्ती, और चीप ऑप्शन चूज करके भी नेपाल घूमा जा सकता है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।